हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज हम करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर, पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब की बार के एग्जाम्स में पोएट्स एंड पैनकेक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर साबित होने वाला है, क्योंकि जो चैप्टर्स पहले के सेशंस में कट गए थे, अब की बार वो चैप्टर्स आने वाले हैं और इसीलिए उनमें से एक है पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब यहाँ पर अगर आप जो पैनकेक सोच रहे हैं खाने वाले, उन पैनकेक्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उन पैनकेक्स की बात हो रही है जो लड़के और लड़कियां अक्सर अपने चेहरे पे लगाते हैं। ये एक मेकअप ब्रांड है और साथ ही साथ बात हुई है पोएट्स की। तो आखिरकार इस चैप्टर में किन के बारे में बात हो रही है, आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यार मेरे पीछे ये जो फोटो लग रही है, ये फोटो आप लोगों ने जरूर देखी होगी पुरानी मूवीज में, है ना। तो ये बेसिकली जेमिनी स्टूडियो जो था उसका एक मतलब पोस्टर है, ठीक है। और यहाँ पर ये लोग जो ये बिगुल बजा रहे हैं, इसका मतलब हमेशा से होता था कि जब भी ये दोनों बच्चे जो है इसको बजाएंगे, दैट मीन्स जो शो है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। अब जेमिनी स्टूडियो की यहाँ पर बात हुई है इस चैप्टर के अंदर, जो कि मद्रास के अंदर है। अब मद्रास के अंदर ये जो स्टूडियो था फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उस समय पे ये बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टूडियो था और यहाँ पर बहुत सारी मूवीज जो है वो शूट हो चुकी थी। यहाँ पर ये जो एक किताब का आपको फोटो दिख रहा है, मैं आपको चैप्टर के बारे में ही बता रही हूँ। चैप्टर में ही जेमिनी स्टूडियोज के बारे में बताया हुआ है और आगे अभी मैं स्टार्टिंग में आपको चैप्टर में क्या क्या होने वाला है वो बताऊंगी, किन किन लोगों के बारे में आप जानेंगे वो बताऊंगी, एंड देन हम उस चैप्टर की समरी करेंगे। The writer recounts his years in the company. उन्होंने ना ये किताब लिखी थी My Years with Boss और एट जेमिनी स्टूडियो, अशोका मित्रन नाम है इनका, ठीक है। तो इन्होंने ये जो किताब लिखी थी, इसके अंदर इन्होंने जेमिनी स्टूडियो में जो समय बिताया था अपने बॉस के साथ, उसके बारे में या वहां के लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी। तो ये जो चैप्टर है ये इसी से उठा के हमें दिया गया है। अब For nearly 30 years from 1940, the Gemini Studios of Madras, that is Chennai, was the most influential film producing organization of India. Most influential बोला गया है, सोचिए, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बोला गया है। तो कहने का मतलब कि भाई उस समय में इसका जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत इन्फ्लुएंशियल स्टूडियो था ये, ठीक है। एंड ये जो है ये हमारे राइटर हैं, ठीक है, इस चैप्टर के और इस बुक के भी, और इन्होंने जेमिनी स्टूडियो में काम किया हुआ है और इनकी जो ड्यूटी थी वहां पर वो न्यूज़पेपर में से कुछ कुछ चीजें जो आती है ना वो कट करना थी ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड प्रिजर्व देम इन फाइल्स। तो उसमें से अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो भी न्यूज आई हुई है उनको काटना और उनको संजो के रखना एक फाइल के अंदर, ये बेसिकली इनका काम होता था। चलो, अब अशोक मित्रन जी के बारे में हमने जान लिया, ये जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, ये भी पता चल गया। इनका काम क्या था, ये इन न्यूज़पेपर की कटिंग्स को एक फाइल में प्रिजर्व करके रखते थे। तो इनका काम जो था जेमिनी स्टूडियो में, अक्सर लोग इनके काम को यूजलेस काम बोलते थे कि यार कोई मतलब क्या ही काम करता है, ये कोई काम है, मतलब उनके काम को काम नहीं माना जाता था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको जो एक तस्वीर दिख रही है ये हम बताएंगे कौन है ये। अशोक मित्रन राइट्स ह्यूमरसली इन अ रैम्बलिंग स्टाइल। अशोक मित्र जो है वो यहाँ पर रैम्बलिंग स्टाइल का मतलब होता है एक अलग अलग दिशाओं में बिखरा हुआ टाइप, समझ रहे हो। अशोक मित्र राइट्स ह्यूमरसली इन अ रैम्बलिंग स्टाइल, ह्यूमरसली मतलब हास्यजनक तरीके से लिख रहे हैं यहाँ पर। To begin with, he talks of the makeup department of the studios. अब आप जब चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसके बारे में बात की गई है। भाई वहां पर जो मेकअप डिपार्टमेंट था वहां अलग अलग तरीके के लोग थे और जो अलग अलग तरीके के लोग वहां थे उनके अंदर भी ऐसे था कि एक मेकअप आर्टिस्ट है वो केवल हीरो हीरोइन का मेकअप करेगा, एक मेकअप आर्टिस्ट है वो जो साइड एक्टर्स को एक्टर्स होते हैं उनका मेकअप करेगा, और एक मेकअप आर्टिस्ट जो है या ऑफिस बॉय जो है वो जो क्राउड का रोल प्ले करते हैं उनका मेकअप करेगा। समझ रहे हो। तो ये एक हायरार्की थी जो वहां पर टोटली चलती थी। It was at the upstairs of a building that was popularly supposed to have been Lord Clive's stable. जो लॉर्ड क्लाइव थे भाई हमारा, जब बोल सकते हैं कि हमारी इंडिया के ऊपर ये ब्रिटिशर्स जब राज करते थे तो उस समय का बंदा है ये। तो ये बोलते हैं कि इसका घर हुआ करता था, ठीक है। और इस घर के ऊपर वाली बिल्डिंग में जो था वो मेकअप
स्टूडियो था। अब आपको पता है मेकअप स्टूडियो के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई कि मेकअप स्टूडियो उस जमाने के जो होते थे, बड़े बड़े मिरर लगे होते थे एंड वहां पर जो लाइट्स होती थी, ठीक है, या तो अभी हमारे पास ये एलईडी लाइट्स हो गई हैं तो ये इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करती, पहले तो वो बल्ब होते थे मोटे मोटे, तो वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, समझ रहे हो। तो उनकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती थी ना, तो वहां बैठे हुए लोगों को मेकअप कराना मतलब ऐसे था कि जल जाओगे आप, क्योंकि बहुत सारे बल्ब लगाए होते थे, ठीक है। सो ये उनका घर माना जाता था, स्टेबल माना जाता था। अब then there are quite a few buildings which were supposed to have been Clive's residences। ये था वो, ठीक है, जहां पर बोला जा रहा है कि जेमिनी स्टूडियो था और ऊपर वाली बिल्डिंग में मेकअप डिपार्टमेंट था। तो वहां पर कुछ और बिल्डिंग्स भी ऐसी थी जिनको बोला जाता है कि वो क्लाइव का घर था, तो ये भी वहां पे क्लाइव का घर ही दिखाया गया है। अशोक मित्रन डजंट बिलीव ऑल दिस टू बी ट्रू, लेकिन अशोक मित्रन जी है ना, उन्हें लगता था कि अरे यार ये लॉर्ड क्लाइव तो बहुत कम टाइम के लिए रहे थे यहाँ पे, तो इतने सारे घर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इतने कम समय के लिए इतने सारे घरों में रहना तो पॉसिबल नहीं है। लॉर्ड क्लाइव स्टे इन इंडिया वाज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा था इनका, एंड ही लिव्ड इन मद्रास फॉर स्टिल शॉर्टर टाइम। कह रहे ऑलरेडी इंडिया में उन्होंने बहुत कम समय बिताया और मद्रास में तो और भी ज्यादा कम बिताया, ठीक है। तो कैसे हो सकता है कि इतने सारे घर हो उनके वहां पे। He couldn't have lived in all these houses। तो इन सारे घरों में तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी नहीं रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे, पैनकेक के बारे में अब बात करते हैं। पैनकेक क्योंकि हमें चैप्टर के नाम में दिया हुआ है, तो है क्या आखिरकार। बेसिकली पैनकेक जो है वो एक ब्रांड का नेम है, मेकअप ब्रांड का। जो मटेरियल यूज किया जाता था आर्टिस्ट लोगों के ऊपर, जो भी वहां पर कलाकार होते थे उनका मेकअप करने के लिए जिस मेकअप मटेरियल का यूज किया जाता था उस ब्रांड का नाम था पैनकेक। बेसिकली आपने देखा होगा जो फेस पाउडर टाइप यूज करते हैं ना, उसको भी पैनकेक बोलते हैं, ठीक है। यस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। अब जो मेकअप रूम होता था, अपन सैलून में जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं, बल्ब लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, विद इनकैंडेसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स। इनकैंडेसेंट लाइट्स मतलब होती हैं कि बहुत ज्यादा तेज लाइट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा चमकदार और बहुत तेज लाइट्स वहां पर होती थी सभी एंगल्स पर। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, आधे दर्जन से भी ज्यादा बड़े बड़े शीशे। द राइटर स्पीक्स अबाउट द फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि जो हमारे राइटर हैं वो पता है क्या बोल रहे हैं, वो बहुत सरकास्टिकली बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, और वो ये बोल रहे हैं कि यार यहाँ पर लोगों के लिए मेकअप कराना मतलब कि ऐसे जला देना कोई चीज वैसी है कि आप इतनी देर से आग, जब आप आग सेकते हो तो आपका फेस बिल्कुल आग के पास होता है, तो क्या होता है उससे आपको एक जलन महसूस होती है। तो जब बहुत देर, आपको पता है हम लोग जब यहाँ क्लासेस लेते हैं तो हम स्क्रीन के पास होते हैं तो हमें थोड़ी देर में वो हीट जो है ना वो फील होने लग जाती है अगर एसी ना हो तो। इसीलिए हमारे स्टूडियोज का जो टेम्परेचर है हमेशा उसको बहुत कम रखा जाता है ताकि सारी चीजें ठंडी रहे और हमारा दिमाग भी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब्जेक्टेड टू मेकअप मतलब जिन लोगों का भी मेकअप किया जा रहा है उनके लिए एक फायरी मिजरी है कि भाई जैसे मतलब जलाया जा रहा हो उनको। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस वाले टॉपिक का, there was a great deal of national integration in the department and a strict hierarchy was maintained there। वहां पे ना अगर हम बोले great deal of national integration मतलब हर तबके का लोग, हर तबके के लोग थे, ठीक है, हर जात बिरादरी के लोग थे, हर कास्ट के लोग थे, तो नेशनल इंटीग्रेशन वहां पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इन द डिपार्टमेंट एंड अ स्ट्रिक्ट हायरार्की, लेकिन हायरार्की भी थी, वर्गीकरण। हायरार्की मतलब वर्गीकरण कि भाई ये बॉस है, उसके नीचे काम करने वाले, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे। तो ये बहुत सा, जैसे मैंने बताया ना कि मेकअप आर्टिस्ट जो है मेन जो है बंदा वो हीरो हीरोइन का मेकअप करेगा, जो नॉर्मल बंदा है वो क्राउड का मेकअप करेगा, तो ये हायरार्की वहां पर थी, ठीक है। चल, The players who played the crowd were the responsibility of office boy in his early 40s, a frustrated person who turned all his anger towards Kot Mangalam Subbu। अब ये बंदा ना बहुत मेन कैरेक्टर्स में से एक है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेयर्स थे who played the crowd, जो क्राउड का रोल प्ले करते थे ना, were the responsibility of the office boy। उन लोगों का मेकअप करना ऑफिस बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी।
अब नाम तो ऑफिस बॉय है, लेकिन वो 40 करीब की उम्र का आदमी था, ठीक है। सो हु टर्न्ड ऑल हिज एंगर टुवर्ड्स कोटमंगलम सुब्बू। और ये बहुत ही एक फ्रस्ट्रेटेड किस्म का आदमी था। सोचो जिस बंदे को भीड़ का मेकअप करना हो, वो बाल्टी में मिला रहा है पूरा, ठीक है, और हाथ से लोगों के मुंह पर वो लगा रहा है, ठीक है, तो कितना अजीब लगता होगा। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसकी एस्पिरेशंस अलग थी, उसका एम अलग था, उसका गोल अलग था, और वो कई सालों से यहाँ पर केवल क्राउड का मेकअप ही कर रहा था। वो सोच रहा था यार मैं एक्टर बन जाता, एक्टर नहीं तो डायरेक्टर बन जाता, लिरिसिस्ट बन जाता, कुछ तो बन जाता, लेकिन उसे लगता है कि वो नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि कोटमंगलम सुब्बू वहां था। अब ये कोटमंगलम सुब्बू कौन है, आइए जानते हैं। He aspired to be a director or a top star. तो उसने सोचा था कि मैं कोई डायरेक्टर बन जाऊंगा या मैं कोई टॉप स्टार बन जाऊंगा, बट he remained an office boy। लेकिन वो अपनी सारी जिंदगी केवल एक ऑफिस बॉय बनकर ही रह गया। He blamed his neglect on Subbu, who was considered to be number 2 in the Gemini studio। और इन्होंने अपना सारा का सारा ब्लेम किस पे डाला? सुब्बू के ऊपर डाला। और क्यों डाला? उसे लगता था कि इस बंदे की वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया। अक्सर लूजर्स हैव मेनी एक्सक्यूजेस, राइट? यस। चलिए, सुब्बू वाज नंबर 2। अब ये नंबर 2 क्यों बोला जा रहा है सुब्बू को, देखते हैं। सुब्बू जो है वो एक ब्राह्मण था, had the ability to look cheerful at all times। उसके अंदर ये काबिलियत थी। कुछ लोगों को आप देखोगे हमेशा हमेशा बहुत एनर्जी में होते हैं, हमेशा बहुत हंसते खिलखिलाते रहते हैं। जैसे मेरा भी एक दोस्त है यहाँ ऑफिस में, भाई वो हमेशा हमेशा हंसता ही रहता है और कुछ है ही नहीं उसके पास करने को, हमेशा हंसता रहेगा, हमेशा एनर्जी में रहता है। हम पूछते हैं क्या करता है तू यार, कैसे कर लेता है ये, उसे खुद भी नहीं पता। तो यहाँ पर हमारे जो सुब्बू है उसका नेचर भी कुछ ऐसा ही है, हमेशा एनर्जी में, हमेशा cheerful, positive, could be inspired when commanded, was tailor made for films। तो सीधी सीधी बात बोली गई है कि वो बंदा बना ही फिल्मों के लिए था। सीधी बात, टेलर मेड मतलब वो उस चीज के ही काबिल था, योग्य था पूरे तरीके से फिल्म्स के। क्यों था? बहुत क्रिएटिव था। क्योंकि अगर कोई एक प्रोड्यूसर है, कोई एक डायरेक्टर है, उसने कोई एक सीन समझाया कि ये सीन ऐसे ऐसे होगा, उसको मजा नहीं आ रहा, तो सुब्बू के पास 10 और आइडियाज होते थे कि हम इस सीन को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो क्रिएटिव बहुत था। तो अशोक मित्रन जी बोलते हैं कि एक ऐसे इंसान के अराउंड अगर आप मूवी बना रहे हो, मतलब आप कोई अगर मूवी बना रहे हो, अगर कोई ऐसा इंसान आपके आजू बाजू है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए मूवी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। Had a separate identity as a poet and actor, had a genuine love for brothers, was charitable, always seen with the boss, attached to story। कहने का मतलब है यहाँ पर अपने भाइयों के लिए बहुत प्यार, ठीक है, बहुत ही दानवीर, चैरिटी बहुत करता था। मतलब कि उनका जो घर था ना, तो आसपास के जितने भी लोग थे, दोस्त बंधु थे, समझ लो उसका घर उन सबका अड्डा था। वहां पे वो सब खाना भी खाते थे, ये लोगों को अपने घर में जगह भी दे देता था, रहने भी देता था। बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन एक इतने अच्छे आदमी से कोई कैसे नफरत कर सकता है यार, है ना? उसे नफरत नहीं कहेंगे, उसे जलन कहेंगे। तो बॉस के साथ चिपका रहता था, इसीलिए नंबर 2 नाम दिया गया उसको। और इसीलिए ऑफिस बॉय को लगता था कि ये चमचा है, ये तो वो करके ही आगे बढ़ा है ना, समझ रहे हो ना, इसे वो लगता था। तो वो जलन थी बेसिकली। अब एक ऐसा इवेंट होता है जेमिनी स्टूडियो में। आपको पता है इस पूरे चैप्टर में अशोक मित्रन जी ने अलग अलग इवेंट्स के बारे में ही बताया। जैसे मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बताया, देन वो MRA के बारे में बताते हैं, मॉरल रीआर्ममेंट। कहने का मतलब ये एक काउंटर मूवमेंट था इंटरनेशनल कम्युनिज्म को लेके। कम्युनिज्म बेटा जी क्या होता है? कम्युनिज्म बेसिकली ये होता है कि यार जहां पर भी कास्ट वगैरह जो होती है ना, एक ऐसी सोसाइटी, मतलब कास्टलेस सोसाइटी, जहां पे ये कास्ट वगैरह और ये सब चीजें जो हैं, सांप्रदायिकता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो 1952 में इंटरनेशनल कम्युनिज्म जो है उसके लिए ये काउंटर मूवमेंट था। 1952 में क्या हुआ? प्रेजेंटेड 2 प्लेज। इन्होंने जेमिनी स्टूडियो में आके 2 प्ले जो है प्रेजेंट किए थे। पहला था द फॉरगॉटन फैक्टर एंड दूसरा था द जोथम वैली। इन अ प्रोफेशनल मैनर impressed Madras and Tamil drama community। अब ये लोग यहाँ पर आए
और इन्होंने ये दोनों प्ले वहां पर प्रेजेंट किए। तो इनके ये प्ले लोगों को इतने अच्छे लगे। अब अच्छा पता है क्या लगा था, इन लोगों की स्टोरी और प्लॉट लाइन वगैरह कुछ ज्यादा खास नहीं थी, केवल एक चीज थी जो बहुत अच्छी थी, वो था इनका प्रेजेंट करने का तरीका। बहुत सी बार होता है ना कि किसी इंसान को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, तो हम उसको बहुत पढ़ा लिखा समझने लगते हैं। बस यहाँ पर भी यही हुआ, स्टोरी और प्लॉट लाइन कुछ भी नहीं था लेकिन उनका प्रेजेंट करने का तरीका इतना अच्छा था कि भाई वहां के लोग इंप्रेस हो गए। मद्रास के और तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी बहुत इंप्रेस हो गई, और जो भी टेक्निक्स उन्होंने यूज की थी अपने ड्रामा में, वहां की कम्युनिटीज ने बहुत सालों तक वो चीजें इस्तेमाल की। ठीक है, चलो अब एक और विजिटर आए थे वहां पर जिनका नाम था स्टेफन स्पेंडर। अब जब स्टेफन स्पेंडर वहां पर आए तो वहां के जो लोग थे उन्हें ना पता नहीं क्यों अटपटा सा लगा थोड़ा सा, क्योंकि पहली बात तो इनका एक्सेंट बहुत अलग होता है, तो वहां के अपने देसी लोग, उन्हें समझ नहीं आए बेचारा बंदा बोल क्या रहा है और ये यहाँ आया क्यों है। सो ये एक इंग्लैंड से पोएट आए थे, टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। देखो अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस मतलब कि इन्होंने जो अपना भाषण दिया या जो भी बात बताई, सामने वाले बंदे बिल्कुल उन्हें घूरे जा रहे थे और बिल्कुल साइलेंट थे, ना ताली बजा रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था करते क्या, राइट। सो वी रिमेन्ड विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। अब ये बंदा यहाँ से आके चला गया। यहाँ के जो लोग थे उन्हें कुछ ही इंग्लिश पोइट्स के बारे में पता था, 2-3 के बारे में, जो कोई ज्यादा ही जानने वाले थे लिटरेचर को, उनको जॉन कीट्स वगैरह के बारे में पता था। स्टेफन स्पेंडर के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, पता ही नहीं था लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो आए थे इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला कि ये क्यों आए थे, क्या बोल के गए, क्या भाषण दे के चले गए थे, कौन, किसी को कुछ नहीं पता था। Staff didn't know whether he was a poet or an editor. किसी को नहीं पता चला कि पोएट था, एडिटर था, कौन था। ठीक है, एंड अब यहाँ से हमारी जो समरी है वो स्टार्ट हो जाती है। मैंने अलग अलग छोटे छोटे इवेंट्स अभी तक आपको बताए। तो आइए कहानी जान लेते हैं कि कहानी क्या है। In this piece, Ashok Mitran talks about Gemini Studios and all that helps to keep it in the spotlight. तो इस चैप्टर के अंदर अशोक मित्रन जो है वो बेसिकली बात कर रहे हैं जेमिनी स्टूडियोज के बारे में और उन सब चीजों के बारे में जो उसको स्पॉटलाइट में रखती है। आइए, he starts by mentioning Pancakes, the famous makeup brand. शुरुआत जब चैप्टर की हुई तो वो क्या बात करते हैं, फेमस मेकअप ब्रांड पैनकेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि ट्रक का ट्रक भर के जेमिनी स्टूडियो में आता था। सोचो, ट्रक भर के। उनका इसके जरिए कहने का मतलब यह है कि बहुत अबंडेंस में, बहुत ज्यादा मात्रा में आता था। ठीक है, he then discusses the plight of actors and actresses who while getting ready in the makeup room must carry too many lights on their face. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं he then discusses the plight of actors. अब वो बोल रहे हैं यार यहाँ पे जो एक्टर्स है ना जिन्हें मेकअप कराना पड़ता है, भाई उनकी कितनी बुरी हालत हो जाती होगी while getting ready in the makeup room, जब वो मेकअप रूम में रेडी होते होंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी लाइट्स थी जिनसे हीट प्रोड्यूस होती थी। must carry too many lights on their face, right? According to him, the makeup department used heaps of makeup to turn them into ugly looking creatures. Again, sarcastically use कर रहे हैं। अशोक मित्रन का कहना था कि यार मेकअप करके वो और ज्यादा गंदे लगते थे। तो कहने का मतलब ये था कि मेकअप करना जरूरी था क्योंकि कैमरा में वो चीज बहुत अच्छी दिखती थी। ठीक है, बट अशोक मित्रन जी को पर्सनली पसंद नहीं होगा, राइट? चलिए, तो वो कह रहे हैं मेकअप डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मेकअप यूज करता था, ठीक है, जो लोगों को और ज्यादा गंदा दिखाते थे। Shockingly, he talks about the office boy from the makeup department whose task at the time of crowd shooting is to slap paint on the faces of players. क्या बोला गया कि shockingly he talks about the office boy. office boy के बारे में वो बात करते हैं जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में से था, जिसका टास्क क्या था कि जो क्राउड होती है ना शूटिंग के दौरान उसका मेकअप करना है उसको। He was a poet and in the hope of becoming an actor. बेचारा एक कवि था और वो एक एक्टर बनना चाहता था, स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, न जाने क्या क्या। इसी चक्कर में उसने स्टूडियो ज्वाइन किया था। आय हाय हाय। The author used to work inside a cubicle in those days. हमारे जो अशोक मित्रन जी थे वो एक क्यूबिकल मतलब एक छोटे से रूम में वहां काम करते थे और ऑब्वियसली मैंने बताया न्यूज़पेपर कटिंग का था उनका बेसिकली काम।
and had the task of collecting cuttings from newspaper that according to others were insignificant. तो उनका काम क्या था? न्यूज़पेपर में से वो इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स काटना जो दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग यूजलेस काम था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था. Therefore, in time, the office boy would come again to bother him with his complaints. और इसीलिए जब भी ऑफिस बॉय को टाइम मिलता वो अशोक मित्रन जी के पास आ जाता, परेशान करता और हमेशा कंप्लेन ही करता रहता था. He was well convinced that Subbu was the reason behind his plight. और उसको बिल्कुल अच्छे से ये लगता था कि मैं जो भी कर रहा हूं या जो भी हो रहा है उसके पीछे सुब्बू का ही हाथ है. मैं आगे नहीं बढ़ पाया सुब्बू की वजह से. सुब्बू had an advantage, he thought, because he was born a Brahmin. उसे क्या लगता था कि सुब्बू को ना एडवांटेज रहा है हमेशा से. क्या? क्योंकि वो एक ब्राह्मण पैदा हुआ है. तो अगेन यहाँ पर कास्ट से रिलेटेड भी बहुत बात की गई है. ठीक है, ये अपर कास्ट लोअर कास्ट बहुत चलता था. तो उस टाइम में जो भाई अपर कास्ट के लोग होते थे उनका बैठना उठना वैसे ही लोगों में होता था, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, पैसा वैसा अच्छा कमाते थे, तो एक्सपोजर ज्यादा मिलता था. राइट? Subbu was an ingenious man whose loyalty made him stand out. Ingenious as in expert. एक्सपर्ट किस्म का आदमी था जिसकी लॉयल्टी ने कहीं ना कहीं उसको सब में से, भीड़ में से अलग खड़ा कर रखा था. He was tailor-made for films. As I told you कि बना था वो फिल्मों के लिए भाई. And it was hard to imagine film making without him. और उस बंदे के बिना फिल्म बनाना तो बहुत ही मुश्किल है इमेजिन करना. He was very friendly and well known for his hospitality. कह रहे वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, आदर सत्कार करने के लिए बहुत माना जाता था. ठीक है, अपने घर में गेस्ट वगैरह को काफी ज्यादा रखा करता था, आसपास के दोस्तों की, लोगों की हमेशा मदद करता था. Like many others in Gemini Studios, he also did poetry. जैसे बहुत सारे लोग और भी Gemini Studio में पोइट्री करते थे, वैसे ही हमारे सुब्बू जी भी करते थे. He was working for the story department. वो स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे थे एंड विच ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ अ प्रोसिक्यूटर, जिसके अंदर एक प्रोसिक्यूटर भी था. ठीक है, एक मतलब लॉयर भी था. जनरली पीपल कॉल्ड हिम द ऑपोजिट ऑफ अ लीगल प्रैक्टिशनर. और आमतौर पर उन्हें लोग जो है वो ऑपोजिट बोलते थे लॉयर के. ऐसा क्यों? ही वॉज अ लॉजिकल एंड न्यूट्रल मैन इन अ रूम फुल ऑफ ड्रीमर्स. भाई कवि लोग तो कल्पनाओं में रहने वाले बंदे, वो प्रैक्टिकल किस्म का बंदा, तो बिल्कुल ऑपोजिट क्रिएचर वहां पे. Ashok Mitran then explains how Gemini Studios had the chance to host a group of foreign performers called the Moral Rearmament Army. अब बोल रहे हैं कि कैसे Gemini Studio को मौका मिला फॉरेन के लोगों को होस्ट करने का, जो आए थे परफॉर्म करने वहां पर, जिनका नाम था Moral Rearmament Army, MRA. Although the plots and messages were not complex, हालांकि जो प्लॉट्स थे, जो मैसेजेस थे, जो वो सामने वाले लोगों को अपने प्ले के जरिए देना चाहते थे, वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, लेकिन उनका जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था. Their sets, their costumes were so close to perfection. एकदम परफेक्ट थे. That for many years Tamil plays showed sunset and sunrise in the way inherited from Jotham Valley. और वो कह रहे हैं कि बहुत सालों तक जिन तरीके से इन्होंने सनराइज और सनसेट दिखाया, तमिल वगैरह के जो ड्रामाज हैं उनमें इस चीज को कॉपी किया गया था. राइट? Then another guest, Stephen Spender, comes to Gemini Studios. और उसके बाद एक और गेस्ट स्टेफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो आते हैं. ऑथर्स कन्विक्शन अबाउट प्रोज राइटर्स. अब स्टेफन स्पेंडर प्रोज राइटर थे, तो ऑथर का क्या था, प्रोज राइटर्स को लेके क्या सोचना था? प्रोज राइटिंग इज फॉर द पेशेंट. कहने का मतलब उनका था यार कि जो प्रोज लिखते हैं, नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, कह रहे बहुत ही पेशेंस का काम है, ये जल्दबाजी में नहीं हो सकता. परसिस्टेंट, परसर्वरिंग ड्रज, कहने का मतलब कि आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ता है, आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, आप वहां पर डिटर्मिन्ड होने चाहिए, दृढ़ होने चाहिए. कहने का मतलब ये है. शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल, द एनकाउंटर फाउंड इन द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी. अब एक बार क्या हुआ कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट जो कि ब्रिटिश पीरियोडिकल, द एनकाउंटर, ठीक है, तो ब्रिटिश वहां पर कोई एक मैगजीन या वहां पर कोई एक ऐसा, हम बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह होगा, जिसके अंदर एक ऐसा कंपटीशन और कॉन्टेस्ट निकला हुआ था. द एनकाउंटर नाम था उसका, किसका? उस ब्रिटिश पीरियोडिकल का.
उसके अंदर उन्हें एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट मिलता है। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के अंदर उनको वो पेपर मिला था, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, पढ़ने वालों ने उन्हें पढ़ा ही नहीं था। डिस्कवर्ड स्टेफन स्पेंडर वाज द एडिटर, उसमें उन्हें पता चला कि ओह स्टेफन स्पेंडर एडिटर हैं उसके। द ऑथर बॉट द गोल्ड दैट फेल्ड years later, और उसके बहुत सालों बाद ऑथर ने द गॉड दैट फेल्ड एक किताब जो है वो पढ़ी, खरीदी। 6 essays describing the disillusionment of 6 eminent men of letters with communism, Stephen Spender one among them। अब यहां पर पता है इसके अंदर क्या था, ये जो किताब थी इसके अंदर 6 essays थे जो कि डिसइल्यूजनमेंट बता रहे थे ऑफ 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स विद कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के साथ। और ये जो 6 एमिनेंट मैन है मतलब स्टेफन स्पेंडर के साथ 5 और लोग थे जिनके ऐसे उसके अंदर मौजूद थे जो कम्युनिज्म पर बात कर रहे थे, जिसमें से स्टेफन स्पेंडर एक थे। एंड द ऑथर सडनली रियलाइज दैट द रेलेवेंस ऑफ हिज विजिट टू जेमिनी स्टूडियो, और तब ऑथर को रियलाइज हुआ कि अच्छा ये रीजन था जिसकी वजह से ये जेमिनी स्टूडियोज आए थे। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर होना चाहिए जिसकी वीडियो आप लोगों को चाहिए है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर उसी के ऊपर लेकर आएंगे। Bye bye guys, take care and see you in the next class.